Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on M5. So here we are with the third session for class 9. हम ग्रेविटेशन का तीसरा लेक्चर करने वाले हैं आज, और इसके पहले ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि ग्रेविटी कितनी जरूरी है, ग्रेविटी की वजह से क्या क्या होता है। फिर हमने ये भी देखा कि ग्रेविटी कौन से लॉ से गवर्न होती है, न्यूटन ने कैसे ग्रेविटेशनल लॉ बनाया, और फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक भी देखी। इट इज अ रियल फोर्स, ये किसी भी हमने जो ग्रेविटी देखा, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग देन मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे छोड़ा था, एंड दैट क्वेश्चन वाज व्हाई ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू मासेस। दो चीजों के बीच में हवा हो, पानी हो, आग हो, दीवार हो, फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी उतनी की उतनी रहती है। मतलब कि अगर आपका और मेरा डिस्टेंस अभी भी सेम ही है, ना मेरा मास बड़ा है ना आपका मास बड़ा है, ना मेरा वजन बड़ा है ना आपका वजन बड़ा है, तो अभी भी हम दोनों के बीच में उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर चाहे बीच में हजारों करोड़ों लोग क्यों ना आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। तो आज के इस क्लास में मैं ये समझाने वाला हूं कि क्यों ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल फोर्स को फर्क नहीं पड़ता कि दो चीजों के बीच में मीडियम क्या है। ये पहली चीज का जवाब आज हम ढूंढेंगे, और दूसरी चीज ये भी ढूंढेंगे कि व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इन दोनों चीजों के जवाब आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला है। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन। चलिए लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। मैं हूं तुषार पटेल, your physics expert. It's been more than 7 years I'm teaching physics, and now my job here is to make physics easy for you. और आप सभी के लिए फिजिक्स को आसान करके आपके दिल में इसके ऊपर मोहब्बत जगानी है। चलिए लेट्स बिगिन। सो हम आज करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑलरेडी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीख चुके हैं, और उसी में हमने इस पर्टिकुलर चीज का जिक्र भी किया था। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। समझ में आ, दिस इज अ यूनिवर्सल थिंग, वी मस्ट नो व्हाटएवर इट इज यूनिवर्सल। हमें पता होनी चाहिए, कोई लोकल चीज थोड़ी है, इट इज अ यूनिवर्सल थिंग जो यहाँ एप्लीकेबल है। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यहाँ एप्लीकेबल है ना, वो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। आप मार्स पे जाओगे वहां पे भी, आप किसी और गैलेक्सी में जाओगे वहां पे भी, हर जगह एप्लीकेबल है यार। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कम ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जानने के लिए हमने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ को पढ़ चुके हैं। यू नो द न्यूटन्स लॉ, राइट? न्यूटन्स लॉ में आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इट इज एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो ये m1 है मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 है मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, d है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। यू नो दिस, राइट? अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी तोड़ी थी ना, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, इसको जब तोड़ा था प्रोपोर्शनलिटी को, तो हमें दो चीजें मिली थी। कौन सी दो चीजें थी? प्लीज टेल मी। एक था इक्वल टू और एक था कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट वाज कैपिटल G. सो f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। समझा कि नहीं? एंड नाउ दिस कैपिटल G is called as universal gravitational constant. This capital G is called as universal gravitational constant. देखो ये है उसका नाम। नाम का मतलब समझो, यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का कांस्टेंट सेम रहने वाला है। ग्रेविटी का ये कांस्टेंट है जो पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। समझा? तेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ये कांस्टेंट रहने वाला है। दैट इज व्हाई वी से कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? इस कैपिटल G का यूनिट अभी मैं आपको बता के रख रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। व्हाट डू वी कॉल इट इज बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक्चुअली केजी के ऊपर देखो -2 है, सो अगर हम इसको प्रॉपरली लिखे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कैसे आया? दैट इज अ डिस्कशन जो हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं। आई होप यू गॉट दिस, है कि नहीं? अच्छा, अभी उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पूछा था कि क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल या दो मासेस के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि इस कैपिटल G के अंदर
कुछ है ही नहीं। कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में वही है। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये हर जगह सेम रहने वाला है। ये चेंज होता अगर वाटर के लिए अलग होता, एयर के लिए अलग होता, ये फिर समझ लो हाइड्रोजन के लिए अलग होता, ऑक्सीजन के लिए अलग होता, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में वो कैपिटल जी की वैल्यू अलग अलग मीडियम अलग अलग होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग अलग मीडियम पे डिपेंड कर लेता। बट क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही है, अलग अलग मीडियम के लिए क्या, पूरे यूनिवर्स, अलग अलग गैलेक्सीज के लिए, अलग अलग सोलर सिस्टम के लिए, हर किसी के लिए एक ही तो है। सो हाउ विल इट चेंज? ये चेंज ही नहीं होने वाला। अगर ये चेंज नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज नहीं होने वाला। सो दैट इज द रीजन, क्योंकि कैपिटल जी ही मीडियम से इंडिपेंडेंट है, एंड दैट इज द रीजन कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी मीडियम से इंडिपेंडेंट है। समझा कि नहीं समझा? कम ऑन। तो ये कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। कुछ चीजें होती है ऐसी जो अलग अलग मीडियम अलग अलग होती है। व्हेन यू विल कम इन क्लास 10 आप लोग सीखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम के लिए अलग अलग है, ग्लास के लिए अलग, वाटर के लिए अलग, ऑयल के लिए अलग, सबके लिए अलग। तो वहां हर चीज को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। आप आगे आओगे क्लास 11 में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी आएगा, परमिएबिलिटी आएगा, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग मीडियम अलग अलग वैल्यू होता है उसका, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज दी थिंग जो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। समझा कि नहीं? सो ये कैपिटल जी का यूनिट तो अभी मैंने आपको समझा दिया है, विच इज व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, कैपिटल जी का मैग्नीट्यूड इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है उसकी वैल्यू। मैंने अभी सेशन चालू होते ही आपको दूसरी चीज का सवाल पूछ लिया था कि हम आज एक और चीज का जवाब निकालने वाले, एक और सवाल का जवाब निकालने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बोला जाता है। मैं आपको समझाता हूं, देखो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये उसकी कैपिटल जी की वैल्यू है। यानी कि जो फॉर्मूला है ना वो एक्चुअली ये है, F इक्वल टू कैपिटल जी का वैल्यू रखो इधर, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ऐसे नहीं समझता बेटा, आप एक काम करो, 10⁻11 को नंबर्स में कंटिन्यू करो, 0.000, 3 जीरो हो गए, 000, 6 जीरो हो गए, फिर 000, 9 जीरो हो गए, और एक और जीरो, फिर 6673। ये देख रहे हो आप, यहां अभी जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली में कैपिटल जी का वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, दिस थिंग इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। आप इसकी जगह सिंपली सिर्फ कैपिटल जी लिखते हो ना, वो एक्चुअली ये वैल्यू है। फिर इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यानी कि सोचो आप कितनी भी बड़ी m1 और m2 की वैल्यू ले लो, अल्टीमेटली वो मल्टीप्लाई तो होने वाला एक ऐसे नंबर से जो ऑलमोस्ट जीरो है, 0.00000000667 Can you visualize how small this number is? क्योंकि ये नंबर इतना छोटा है, कितनी भी बड़ी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्टीमेटली वो छोटी वैल्यू बन जाएगी, एंड दैट विल मेक द वैल्यू ऑफ फोर्स एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझ में आ गया? And that is why we say gravitational force is the weakest force in nature because it has capital G, which is very 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 small. वो बहुत छोटा है, और कोई भी कितना भी बड़ा मास हो, कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, कितना भी छोटा डिस्टेंस हो, हर किसी को इस कैपिटल जी से मल्टीप्लाई होकर ही फोर्स बनाना है। तो कैपिटल जी ही जब इतना छोटा है, कोई भी नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अपने आप वो छोटा हो जाएगा, एंड दैट फोर्स विल बिकम स्मॉलर। समझा कि नहीं? दैट इज व्हाई वी से कैपिटल जी की वजह से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। आप एक फ्रिज के ऊपर छोटा सा मैग्नेट चिपका तो वो भी ग्रेविटी को तोड़ के ऊपर बैठा हुआ है। समझा कि नहीं? सो दैट इज द रीजन। अच्छा, मैं आपको यहां पे एक और चीज बताता हूं, ये देखो कितनी छोटी वैल्यू है, 0.000000667। इतनी एक्यूरेट वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी? इट वॉज कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश।
दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था और इस वैल्यू को इतना प्रिसाइजली कैलकुलेट किया था। लेकिन जब न्यूटन ने ये लॉ दिया था ना, द थिंग इज कि न्यूटन ने सिर्फ कैपिटल जी लाके छोड़ दिया था। न्यूटन ने ये नहीं बताया था कैपिटल जी कितना होगा, न्यूटन ने सिर्फ m1 m2 अपॉन d स्क्वायर जितना ही बताया था, समझा। उसके 100 साल बाद जब न्यूटन ने ये लॉ दिया, उसके 100 साल बाद अनफॉर्चुनेटली न्यूटन तो नहीं देख पाया, बट न्यूटन ने जब ये लॉ दिया उसके 100 साल के बाद हेनरी कैवेंडिश ने इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट किया यूजिंग सम एक्सपेरिमेंट, यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, जिससे एक्सपेरिमेंट किया और ये वैल्यू को प्रिसाइजली कैलकुलेट किया। और वो वैल्यू आज भी उतनी है, चेंज नहीं हुई, चेंज होगी नहीं, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट ना बेटा, समझा कि नहीं। सो उम्मीद करते हैं कि न्यूटन को ये पता चलता, बट न्यूटन को भी ये चीज पता नहीं थी क्योंकि न्यूटन तो उसके बीच में चल चुके थे, बस चुके थे। तो अभी बात यह है कि ये कैपिटल जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट की, हेनरी कैवेंडिश ने। ये 1776 के आसपास, नॉट प्रिसाइजली बट उसके आसपास ही कुछ कैलकुलेट की गई है, क्योंकि 1665 के आसपास में ये जो न्यूटन ने लॉ दिया था ये, ठीक है। तो एनी विच वेज ये कैपिटल जी के बारे में आई होप कि आपको ये सब कुछ तो समझा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और डीप में जाते हैं। ये कैपिटल जी का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है, जब भी कोई फिजिक्स की चीज को मैथमेटिकली प्रूव ना कर पाओ, समझ जाओ इनकम्प्लीट है ना, वी नीड टू प्रूव इट। तो हमारा एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, स्मार्ट बनते हैं यहाँ पे। लेट्स डू एंड शो सम स्मार्टनेस हियर। m1 की जगह पे हम 1 kg रख देते हैं, m2 की जगह पे ये 1 kg रख देते हैं। 1 into 1 is 1, है ना। तो मैं इधर नहीं करता हूं, इधर करता हूं। कैपिटल जी का कैपिटल जी, m1 की जगह 1 kg, m2 की जगह 1 kg, 1 into 1 is 1 अपॉन d स्क्वायर। d यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर हियर, दैट इज आल्सो 1 मीटर। लेट्स टेक इट एज 1 मीटर। सो 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1 into 1, 1 1 1 1 नो 1। सो ये बचा सब निकल गया, ये 1 ही तो बनाना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके। सो यही तो हमें देता है कि g is actually equal to f when we have two masses of 1 kg and distance between them is 1 meter। समझा कि नहीं, सिंपल है ना। सो हम सिंपली इतना याद रख सकते हैं अभी कि ये 1 kg का मास दूसरे 1 kg के मास से अगर 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हो और उनके बीच में अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो दैट वी कॉल इट एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction between two masses of 1 kg separated by 1 meter distance। Let's rephrase it, और इसको और फिजिक्स की टर्म्स में बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द gravitational force of attraction between two unit masses। Yes, unit masses because they are of value 1। So this is a gravitational force of attraction between two unit masses separated by unit distance because distance is also of value 1 ना। वापस एक बार बोलता है, come on, you need to write it in your exam, आपको याद होना चाहिए। It is very simple। पता नहीं क्यों रट्टा मारने की जरूरत है इन चीजों को। चलो बोलो एक बार, बोलते एक बार। Universal gravitational constant is the gravitational force of attraction between two unit masses separated by unit distance। Simple, done। समझा कि नहीं। चलो वापस एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यू नो द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। दिस कैपिटल जी आपको वैल्यू पता, अभी नहीं पता है बट ठीक है, आपको उसका मतलब समझना है। अभी m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकेंड बॉडी, d, yes, d is the distance between them। So let's take m1 as 1 kg, m2 as 1 kg, it is called as unit mass। They are called as what beta? Unit mass। d is a distance which is also taken as 1 meter। Why we take as 1? ताकि cancel easily हो जाए, इसको बोलते हैं unit distance। What do we call it as beta? Unit distance। So g is capital G is universal gravitational constant। m1 is 1, m2 is 1, d is 1। Let's substitute 1 into 1, 1। नीचे 1 का स्क्वायर, 1 square, 1 square and 1 cancel, there is no 1 now। g, which is called as universal gravitational constant, is equal to f
which is gravitational force of attraction. But this F is a very special F, कोई general F नहीं है. It is a force between two unit masses separated by unit distance. समझा कि नहीं? So capital G is actually the gravitational force of attraction between two unit masses separated by unit distance. Simple है कि नहीं? याद रखोगे ना? अभी ये क्या कर लिया पता है हमने? अगर मेरे पास 7.5 kg या समझ लो 8 kg मेजर करने के लिए कोई वेट ही नहीं है, मैं क्या करूं 1 kg बना दूं, उसको 8 बार यूज करूं, 8 kg बन गया. समझा कि नहीं? अगर मेरे पास में 15 kg मेजर करना है, 1 kg को 15 बार ले लो, 15 kg हो गया ना. वैसे ही हमने सिंपल कर दिया, 1-1 kg के मास 1 मीटर से सेपरेट हो तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो कैलकुलेट कर लो. इफ वी कैलकुलेटेड, फिर अगर वो 1 kg का 2 kg हो गया तो हम उसको डबल कर देंगे, 2 kg का 4 kg हो गया तो उससे 4 गुना कर देंगे, ये डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो उसको डिवाइड कर देंगे उसके प्रोपोर्शन में. समझा कि नहीं? सो हम यहाँ पे एक रेफरेंस वैल्यू कैलकुलेट कर दें, दैट रेफरेंस वैल्यू इज कॉल्ड एज G. समझा? यस. सो लेट्स गो अहेड. ये वैल्यू ऑफ कैपिटल G is very small and this makes gravitational force as the weakest force in nature. Do you understand why I say gravitational force is the weakest force in nature? क्योंकि ये वैल्यू जो है ये बहुत छोटी है. मैंने आपको बताया ना 6.673 into 10 raised to -11, इतना. ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वो एक्चुअली 0.00000000667 है. ये 10 जीरो हो कि नहीं? 3, 6, ये 1 जीरो बाकी रह गया, 667. ठीक है, 67 भी लिख लो अप्रोक्सीमेटली, इट्स ओके. समझा कि नहीं? सो ये आपका वैल्यू है. डू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ स्मॉल इट इज? मैं तो 2 जीरो आने के बाद ही उसको जीरो बोल देता था लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रिसिजन. चलो, सो दिस मेक्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. बट फिर भी हल्के में मत लीजिएगा ग्रेविटी को, यही है जिसने यूनिवर्स को बाइंड करके रखा हुआ है. ठीक है, अभी इस सवाल का जवाब देना है. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, F इक्वल टू कैपिटल G करने के लिए व्हाट वैल्यूज विल टेक? सो दिस मास विल बी ऑफ 1 kg, इवन दिस दिस डिस्टेंस विल बी ऑफ 1 मीटर एंड दिस मास विल बी ऑफ 1 kg. डू यू वांट टू डू लाइक दिस? आपको भी खुद ऐसा सवाल का जवाब देना है. डाउनलोड द एमबैब ऐप नाउ. चलो सबमिट करते हैं. वाओ, दिस इज करेक्ट आंसर. देखो आसान है. समझा कि नहीं? What is capital G? It is a universal gravitational constant. It is a constant throughout the universe. It does not change anywhere. And this is the reason why gravitational force does not depend on material medium present between two masses. And it is also the weakest force in nature. है ना? अब हम बात करते हैं कैपिटल G के यूनिट की. कैपिटल G का यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल से पहले उसका फॉर्मूला जनरेट करने की ट्राई करेंगे. ठीक है, तो आपको ऑलरेडी ये तो पता ही है कि ये है फोर्स का फॉर्मूला. कौन सी फोर्स बेटा? ये न्यूटन ने दिया था, उसको कंप्लीट किसने किया? कैवेंडिश ने किया. कैपिटल G की वैल्यू देके, कैपिटल G की वैल्यू भी उसने दी, लेकिन यूनिट तो हम पहले से पता कर सकते थे बिकॉज उसने ये नहीं बताया कि कुछ अलग ही है, वो एक ही चीज है. कैपिटल G इज जस्ट वन थिंग, है ना? उसके अंदर 3-4 चीज भरी होती तो बात अलग होती, लेकिन ये एक ही चीज है. तो कैपिटल G इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, D इज द डिस्टेंस, M इज द मास एंड M2 इज आल्सो मास. M1 इज मास, M2 इज अ मास. एक काम करो, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कैसे हम बदल सकते हैं. ठीक है, ये आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला है. लेट्स चेक इट आउट. आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्ले बटन दबाना है ताकि ये फॉर्मूला रीअरेंज होगा. d² ऊपर ले लिया, fd² हो गया. अभी रीशफल कर दो, G को इधर ले लो, fd² इधर रह गया और M1 M2 इधर आ गया. मैं आपको करके बताता हूं. देखो, ये F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन d² इधर है. नाउ ये d² इधर जाएगा, M1 M2 नीचे आ जाएगा, तो G विल बिकम M1 M2 अपॉन d², है ना? हम इसको वापस यहाँ पे लिख के करके देख रहे हैं. ठीक है, F क्या था? F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन d² है. जस्ट सिंपल सा काम करना है आपको. यू डोंट नीड टू वरी. आपको सिर्फ ये d² को इधर ले लेना है, M1 M2 को नीचे ले लेना है. व्हाट इट विल बिकम इज बेटा F अपॉन M1 M2. क्यों? M1 M2 जो है वो नीचे जाने वाला है और d² डिनोमिनेटर में ऊपर जाने वाला है, तो हो गया ना fd² अपॉन M1 M2. बचा कौन इधर? कैपिटल G अकेला. तो ये रहा कैपिटल G इक्वल टू का इक्वल टू F का F, D का d² का d², M1 का M1, M2 का M2. समझा कि नहीं? सो दिस इज हाउ वी गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अब आप मुझे बताइए बेटा, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन.
डी स्क्वायर का यूनिट क्या है? डी इज अ डिस्टेंस, इट इज मेजर्ड इन मीटर, तो मीटर स्क्वायर। m1 is kg, mass है ना kg. m2 is also mass, it is also kg, kg into kg, kg square. kg into kg is kg square. I hope you got this. So Newton meter square upon kg square. As we know, force is measured in Newton and distance is measured in meter, masses are measured in kg. So F d square upon m1 m2 is Newton meter square upon kg square. समझा कि नहीं? So this is the unit and this is how this unit came. समझा? वापस देखना है, देख लो ये इक्वेशन को हमने कैसे रीअरेंज किया है। एफ जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर इधर लिया, एम वन एम टू नीचे लिया, फिर उल्टा कर दिया। समझे कि नहीं? सो सब्स्टिट्यूटिंग यूनिट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस का मीटर का, एफ की जगह न्यूटन आएगा, डी की जगह मीटर आएगा, यहाँ पे m1 और m2 की जगह kg आएगा, तो kg स्क्वायर, डी स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, एफ इज न्यूटन एंड यू गेट दिस यूनिट। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर नहीं है, -2 है। समझा कि नहीं? जब पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में है वो चीज। सो दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। इट इज इजी, राइट? लेट्स आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे देखो लेटर्स लिखे हुए, आपको रीअरेंज करना है, कैपिटल जी का फॉर्मूला बताना है। कैपिटल जी का फॉर्मूला बताना है, देखो तो ये कैपिटल जी इधर रख दिया, इक्वल टू के बाद कौन जाएगा बेटा? इक्वल टू के बाद ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा m1 m2, ये d रहेगा ऊपर, d का स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पे रखना है स्क्वायर के साथ, एंड देन यू हैव टू टेक दी एफ ओवर हियर। आप किधर भी उसको लेके जा सकते हो बट वो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि दिस मेक्स दी परफेक्ट फॉर्मूला। लेट्स सबमिट दिस। कूल, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर, है कि नहीं? सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। People just study this as a constant. It is not a general constant. It is universal constant. बहुत सारी जगह पे आप आगे जाके यूज करोगे। If you want to understand relativity, Einstein's relativity and everything, you need to know that capital G carries this much importance. समझा कि नहीं? So I hope कि आपको ये सब समझा है, और अगर आपको ये सब समझा अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि हियर वी आर टीचिंग एट नेक्स्ट लेवल, वी आर यूजिंग नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, वी आर टीचिंग यू नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट्स, और एकदम डिटेल में, है ना। आपको सिर्फ 9th की एग्जाम क्लियर कराना गोल नहीं है, आपको फिजिक्स समझाना हमारा गोल है। सो इसीलिए आप लोगों को हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना है, वहां पे यू विल गेट द बिग बुक, जहां पे सिर्फ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, वहां पे देयर विल बी वीडियो एक्सप्लेनेशंस, देयर विल बी चीट शीट्स, देयर विल बी सो मेनी प्रैक्टिस टेस्ट, देयर विल बी, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन सेट योर गोल, यू कैन अचीव दैट गोल। आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट द जर्नी। समझा कि नहीं? आपको सिखाएंगे भी और आपका पर्सनली ध्यान भी रखेंगे। तो तब तक के लिए कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.